अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा आपसे करियर काउंसलिंग के हवाले से। और मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि जी हमारे ख़ास तौर पे जो टीनेजर्स हैं उन्हें ज़रूरत होती है करियर काउंसलिंग की। और साइकोलॉजी स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर परेशान होते हैं कि उनकी करियर ऑप्शंस क्या हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौजू पे एक वीडियो बनाया जाए। तो इसका नाम है योर करियर योर चॉइस। और आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जनाब साइकोलॉजी का स्कोप क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम ये बात करें कि किसी भी सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, हमें ये समझना ये है कि स्कोप होता क्या है। स्कोप एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है एक्सपेंस या रेंज या विजन की रेंज। लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में भी शायद एक्सक्लूसिवली ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कैरियर चॉइसेस के बारे में। और मेरे साथ एक और साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सादिया हुदा। व्हेन शी वाज माय स्टूडेंट एट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो हमने मिल के ये प्रोजेक्ट किया था। और उनके थीसिस का टॉपिक ही यही था कि स्कोप क्या होता है। तो स्कोप का रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ, हकीकत में क्या हो रहा है वो भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। लेकिन स्कोप का मतलब ये है कि जो आजकल टीनेजर्स सोच रहे हैं कि उन्होंने आगे क्या करना है, उनके पेरेंट्स के कुछ फिक्स्ड आइडियाज़ हैं। तो आजकल जो जनरेशन पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके कुछ फिक्स्ड आइडियाज़ हैं कि जनाब ये हैं प्रोफेशंस। तो उनमें एक है मेडिसिन, और वो टॉप पे है। हर पेरेंट की ये ख्वाहिश है या अक्सरियत पेरेंट्स की ये ख्वाहिश है कि उनके बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बने। फिर दूसरे नंबर पे या उससे मुकाबले में है इंजीनियरिंग स्लैश कंप्यूटर साइंस स्लैश IT, यानी या तो इंजीनियर बने या फिर कंप्यूटर साइंटिस्ट बने। तो ये एक ही कैटेगरी मोरलेस हो गई है। फिर जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं पाकिस्तान की, उसमें डिफरेंट है, PCS वगैरह है, फिर CSS है, लेकिन जो मेन चॉइस है वो CSS है। फिर एक और चीज़ जो 1980s के बाद बहुत ज़्यादा फैशन का हिस्सा और स्कोप का हिस्सा बन गई, वो MBA, तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें BBA भी शामिल हो गया, यानी बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ अर्से पहले तक थे ये था कि जनाब लड़कियों ने शादी करनी है तो इसलिए उनके लिए कोई भी टीचिंग जॉब हो जाए जिसमें वो जाएं कॉलेज, अपने एक वक्त तक दोपहर तक पढ़ाएं, फिर घर वापस आ जाएं और बहुत सी छुट्टियां भी मिलेंगी। लेकिन अब ये कल्चर जो है ये भी काफ़ी चेंज हो रहा है, बट इट हैज़ स्टिल until very recently been a part of the scope। और फिर ये कि अगर पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं तो बच्चे जो मर्ज़ी पढ़ लें, उन्होंने आगे पेरेंट्स की बिज़नेस को ज्वाइन करना होता है। तो ये 6 चीज़ें हैं जिनको मैं सेफली कह सकता हूँ कि स्कोप इन 6 प्रोफेशंस तक महदूद है। लेकिन क्या ये रियलिस्टिक? आइए इसकी रियलिटी देखते हैं। मेडिसिन में इस वक्त हालात क्या? मेडिसिन में हालात ये हैं कि 1.5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो हर साल 1.5 लाख स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट में शामिल होते हैं, और उनमें से सिर्फ 15,000 जो हैं, 15,000 स्टूडेंट्स आर एडमिटेड। अब आप सोचें कि 1,35,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाते। अच्छा, अब वो 15,000 स्टूडेंट्स जो शामिल हो जाते हैं, उनके साथ होता क्या है? उन्हें पहले 5 साल लगाने पड़ते हैं मेडिकल कॉलेज में कम अज़ कम। बहुत से स्टूडेंट्स फेल होके दोबारा अपीयर होते हैं एंड सो ऑन। तो ये 6-7 साल कई दफ़ा बन जाते हैं मेडिकल कॉलेज के। लेकिन अगर हम सिर्फ यहाँ तक रहें कि जी हाँ जी उन्होंने 5 साल में कर लिया, तो फिर हाउस जॉब करनी पड़ती है। और आम तौर पे हाउस जॉब जो है वो पेड मिलना बहुत मुश्किल होती है, और अक्सर लोग जो है वो वॉलंटियर कर रहे होते हैं क्योंकि इतनी पोजीशंस नहीं होती, और वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। और फिर अगर आगे स्पेशलाइजेशन करनी हो, क्योंकि स्पेशलाइजेशन के बगैर एज सच आपका मेडिसिन में फ्यूचर कोई नहीं होता, तो ये सारा टाइम अगर आप लगा लें तो तकरीबन 10 साल आपको लगते हैं
यानी पहले तो लगता है ना कि जी आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, 5 साल के बाद आप डॉक्टर बन गए और अब आप पता नहीं डॉक्टर बन गए। हकीकत क्या है कि बाय द टाइम यू एक्चुअली गेट टू बी एनीथिंग और एनीबडी डॉक्टर बनने में, तो एक 8 से 10 साल का ये टाइम कहीं नहीं गया। अच्छा, अब बड़े शहरों में तो अनपेड हाउस जॉब्स भी अवेलेबल नहीं है। मेडिकल जॉब्स जो हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैं, मेडिकल पोजीशंस मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, बेहद इलाके हैं जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप एक छोटे शहर से हैं, तो आम तौर पे आप जब डॉक्टर बन गए हैं तो आपकी फ़ैमिली की और आपकी भी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप अपने इलाके में काम करने की बजाय लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, बड़े शहरों में जाके काम करें और पैसे कमाएं। तो इन जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मेडिकल जॉब्स के लिए बिग सिटीज़ में। और इससे अंदाज़ा लगा लें कि जब उन्हें बड़े शहरों में नौकरी नहीं मिली, तो हमारे मुल्क के पाकिस्तानी जो हमारे पास क्वालिफाइड इस वक्त डॉक्टर्स हैं, 1,10,000 में से 40,000 मुल्क से बाहर चले गए। इसलिए नहीं कि जॉब्स नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उनकी जो ख्वाहिश थी कि जी हमें बड़े शहरों में जॉब मिले या बहुत कोई लुक्रेटिव जॉब्स मिले, वो नहीं थी, तो वो मुल्क से बाहर चले गए। अच्छा जी, तो अब पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि 15,000 जहाँ हर साल डॉक्टर्स बन रहे हैं, तकरीबन 15,000 डॉक्टर्स ही पाकिस्तान में जॉबलेस हैं। और उनकी स्टार्टिंग सैलरी क्या है? यानी इतना ज़्यादा टाइम लगाने के बाद एक डॉक्टर की स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 25,000 से 40,000 रुपये के दरमियान। अब आते हैं ज़रा इंजीनियर्स की बात करते हैं। हर साल 20,000 इंजीनियर्स या आईटी ग्रेजुएट्स जो हैं, हर साल 20,000 लोग ग्रेजुएट करते हैं एज इंजीनियर्स। और जॉब्स कितनी हैं? आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त पाकिस्तान में 50,000 इंजीनियर्स जो हैं वो जॉबलेस हैं, और ऊपर से 20,000 और ऐड हो जाते हैं इस पूल में। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंजीनियरिंग इस वक्त एक बहुत ही बीमार प्रोफेशन है और इसका कोई स्कोप नहीं है। तो पेरेंट्स के लिए मेरिट, कॉलेजेस के मेरिट के लिए इंजीनियरिंग का बड़ा स्कोप है जी। लेकिन इस स्कोप की हकीकत क्या है? अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो चांसेस ये हैं कि आपके पास आगे इसके बाद नौकरी कोई नहीं होगी। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन इंजीनियरिंग इज़। और ये इंडिया में भी यही हाल है। मैं कुछ रिसर्च कर रहा था तो बरसगीर में यही हाल है, पाकिस्तान में भी, इंडिया में। इंजीनियर बनने को पेरेंट्स बहुत प्रेस्टीज की निगाह से देखते हैं, लेकिन जब मार्केट में लोग जाते हैं तो बड़ा बुरा हाल होता। अब बात करते हैं CSS की, यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की, जिसमें आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनते हैं। इंडिया में आई डोंट नो कि इसको क्या कहते हैं, बट बहरहाल ये वो है जिसके लिए कहते हैं ओ जी बड़ी क्या ज़बरदस्त नौकरी है जी, ओ फैसिलिटीज़ बहुत हैं जी, अलाउंसेस बहुत हैं, आपकी टैका है, आपकी दहशत है, वगैरह वगैरह। रियलिटी क्या है कि स्टार्टिंग सैलरी जो है वो तकरीबन 30,000 रुपये है। डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर सर्विस में चले गए हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके अलाउंसेस वगैरह भी ज़्यादा होते हैं और आपके पर्क्स भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपका पैकेज जो है वो तकरीबन 30 से 70,000 रुपये के दरमियान बन जाए, विच कुड बी डिसेंट। लेकिन नेचर ऑफ द जॉब वेरीज, और ये चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी है कि नेचर ऑफ द जॉब से क्या मतलब है। मसलन एक तरफ हमारे पास है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, जैसे वो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर आप बनते हैं, तो उसमें आपके पास बहुत पावर तो होती है,
लेकिन साथ ही साथ आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है और आपके पास जो प्रेशर्स होते हैं आपके ऊपर वो बहुत खौफनाक होते हैं। तो एक तो ये है कि किस किस्म के प्रेशर होते हैं और किस तरह खौफनाक होते हैं। मसलन आप एक कमिश्नर बन गए हैं, अब आपका काम है, आपको हुकूमत प्रेशराइज कर रही है कि जी अपोजिशन के लोगों को हरास किया जाए। तो अब अगर आप एक एथिकल इंसान हैं और समझते हैं कि जी एक गैर जमहूरी गैर कानूनी काम आपसे करवाया जा रहा है, तो आपको OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना दिया जाएगा। आप कोई रोल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बस घर बैठे तनख्वाह कमाते रहेंगे। इसी तरह रिश्वत इस एरिया में बहुत ज़्यादा यहाँ, और यहाँ प्रेशर भी होता है। अगर आप रिश्वत नहीं लेते तो एक तो है ना कि जी फाइनेंशियली गुजारा आपका मुश्किल है या नहीं है, लेकिन आपका ईमान तो ख़राब हो गई, आपका धर्म तो भ्रष्ट हो गई। लेकिन साथ ये भी होगा कि आप अगर आप रिश्वत नहीं लेते तो आपको डिमोट कर दिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और आप फिर ख्वार होंगे और OSD बने रहेंगे। वो जो पावर जिसके आप ख्वाब देखते रहें उससे आप महरूम हो जाएंगे। फिर फॉरेन ऑफिस उन लोगों के लिए बड़े अट्रैक्टिव है जिन्हें ट्रैवल करने का शौक़ हो या मुल्क से बाहर। लेकिन उसका भी जो कौन है वो ये है, उसकी जो नेगेटिव साइड है कि अक्सर लोग सिविल सर्विसेज में जाते हैं कि उनका बड़ा लोकल एक नेटवर्क बन जाता है। जो लोग फॉरेन ऑफिस में जाते हैं वो आम तौर पे अगर उनकी फॉरेन पोस्टिंग्स हो रही हैं तो वो ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी जो है, वर्किंग लाइफ जो है, वो मुल्क से बाहर गुजारते हैं। तो इसलिए जब वो वापस आते हैं तो दे फाइंड देमसेल्व्स, रिटायर होते हैं जब, दे फाइंड देमसेल्व्स विदाउट अ नेटवर्क, विदाउट अ सपोर्ट नेटवर्क। तो ये उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फिर पुलिस, अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरह, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की तरह, पुलिस भी एक बड़ी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक नौकरी है। चारों तरफ जो है क्राइम हो रहा है, करप्शन है बहुत अंधी, और उसके अलावा आप बहुत सी इलीगल और अनएथिकल और ह्यूमन राइट्स वायलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। रिस्की भी है आजकल जो जैसे हालात हैं, लेकिन ऑन द होल इट इज़ अ रियली बैड सर्विस। अब अगर हम बात करते हैं कॉमर्स एंड ट्रेड की, तो अगेन यहाँ पे भी करप्शन काफ़ी रैम्पेंट है। टैक्सेशन तो ख़ास तौर पे FBR हो गया, कस्टम्स हो गया, इनलैंड रेवेन्यू, ये अगेन बहुत ही करप्ट लोग आम तौर पे इसमें जाते हैं। जो लोग करप्ट होना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, उनकी मोटिवेशन यही होती है कि जी यहाँ जाके बस लोगों को तंग करेंगे और उनसे पैसे कमाएंगे। फिर ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है जिसकी बड़ी समझी जाती थी कि बड़ी टॉर है, लेकिन ये लोग आमतौर पे सिविल सेक्रेटेरिएट में अपॉइंट होते हैं। तो ये मैं कहूँगा ये ग्लोरीफाइड क्लर्क होते हैं। और अगर पाकिस्तान की आप सूरत हाल देखें तो पिछले 5 साल में 13% यानी 13% जो हैं वो नौकरी छोड़ चुके हैं और कुछ और कर रहे हैं। इसी तरह आपके पास पोस्टल सर्विस है। मैं समझता हूँ यहाँ पे काफ़ी शराफत की गुंजाइश है। आप आराम से अपने एक डाक बंगले में कहीं प्लेजेंट किसी मकाम पे रह रहे हों और फैमिली के साथ अपनी टाइम गुजार रहे हैं, और काफ़ी रिलेटिवली इजी जॉब है। लेकिन इसमें आपकी वो जो टेरर, पावर, दहशत वगैरह, पुलिस, कोर्ट कचहरी के साथ जो इन्फ्लुएंस है वो कोई नहीं। फिर रेलवे सर्विस है, अगेन उसकी भी अपनी पर्क्स हैं, लेकिन यहाँ पे भी बहुत रैम्पेंट करप्शन। तो अभी तक स्कोप की हमें क्या समझ आई है? मेडिसिन जो है बिल्कुल एक पैथेटिक स्कोप है उसका। हाँ, बड़े नोबल प्रोफेशन है, वो बात अपनी जगह, लेकिन उसका कोई जिस सेंस में स्कोप कहा जाता है पाकिस्तान में, उसका कोई स्कोप नहीं। हकीकत जो मैं आपको स्कोप की बता रहा हूँ। उसी तरह इंजीनियरिंग में है, और सिविल सर्विस में क्या है कि एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर जो है उसका पुलिस में गुजारा नहीं है, और एक डिसऑनेस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डिसऑनेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन उसका ज़मीर उसे मलामत करता रहता है और
वो अपनी शक्ल आईने में देख नहीं पाता। अब एजुकेशन ट्रेंड्स जो रियलिटी है, स्कोप तो एक ख्याली सा एक पेरेंट्स ने बनाया हुआ है ना, हाँ रियलिटी क्या है। इस वक्त लड़कियों में सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट जो है वो साइकोलॉजी, और इसकी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। लड़कों में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इनका बहुत ट्रेंड है। फिर लड़कियों में फाइन आर्ट्स बहुत पॉपुलर है। इसी तरह लड़कों लड़कियों दोनों में आर्किटेक्चर बहुत पॉपुलर है। फिर इंटीरियर डिज़ाइन जनरली लड़कियों में पॉपुलर है, लेकिन लड़के भी इस तरफ आते हैं। फिर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की फील्ड है, लॉ है, और लैंग्वेजेस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट पीपल आर मूविंग टू, ख़ास तौर पे इंग्लिश, लेकिन उर्दू की भी बहुत मार्केट है। इसी तरह चाइनीज़, स्पेशली आफ्टर CPEC काफ़ी लोग चाइनीज़ सीख रहे हैं, और सीख के इसमें आगे जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बहुत हैं, करियर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत हैं। और पंजाबी भी चूँकि इंडिजिनस लैंग्वेज है पंजाब की, और इसी तरह हर सूबे की अपनी जो लैंग्वेज है, इसमें भी ग्रोथ के बहुत मौक़े। तो रियलिटी ये है, वो जो पुराना स्कोप था पेरेंट्स वाला, वो उसको आप भूल जाए। अब मैं बात करता हूँ कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की ख़ास तौर पे क्या सिचुएशन है। अक्सर गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए नौकरियां मौजूद हैं। फिर इसके अलावा अगर आप सूटेबली क्वालिफाइड हैं, यानी अगर आपने बैचलर्स के बाद MS क्लिनिकल साइकोलॉजी में कर लिया है, किसी किस्म की ट्रेनिंग, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग जो कि HEC रिकग्नाइज्ड हो, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से हो, तो आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी सेटअप कर सकते हैं। फिर कोविड-19 के बाद ये हुआ है कि जैसे सारी दुनिया ऑनलाइन चली गई है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी ऑनलाइन चले गए। तो इससे एक फ़ायदा ये हुआ है कि आप अपने घर से ऑपरेट कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस भी। फिर सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का ये नहीं है कि आप क्लिनिक या गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम करें। बहुत सी जॉब कॉन्टेक्स्ट्स में इसकी एप्लीकेशंस है। मसलन अक्सर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अब स्टूडेंट काउंसलर्स या स्टाफ काउंसलर्स रखना शुरू हो गए। तो मेरे बहुत से फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त एज स्टूडेंट काउंसलर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की है। फिर इसी तरह सब्सटेंस मिसयूज़, एडिक्शन काउंसलिंग है। फिर प्रिजन सर्विस में साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं आजकल, और फोरेंसिक काउंसलिंग भी हो रही है। और फिर स्टूडेंट काउंसलिंग की तो मैं अभी आपसे बात कर चुका हूँ। फिर एक और एरिया जहाँ है स्पेशल एजुकेशन। सो आप ये देखेंगे हर जगह यहाँ स्पेशल एजुकेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर नीडेड। ऑल काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट विद इवन बेसिक डिग्रीज आर टेकन, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट जिनके पास क्वालिफिकेशन हो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, वो प्रेफर किए जाते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा सेटअप है डिसेबल्ड के लिए। स्पेशल स्कूल्स मौजूद हैं हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, ब्लाइंड के लिए, फिज़िकली डिसेबल्ड के लिए, मेंटली रिटार्डेड के लिए। और इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में और NGOs में भी बहुत सारे सेटअप्स हैं, और ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए भी स्पेशल स्कूल्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत से वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड स्पेशल एजुकेशन सेटअप्स हैं जिनमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में मैंने ख़ुद जो है काफ़ी इसको डेवलप करने के लिए काम किया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में मैंने पाकिस्तान का पहला MS शुरू किया इन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, और वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है, जिसमें मुझे बहुत खुशी। इवन दो आई एम नॉट देयर, आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पब्लिक में, प्राइवेट सेक्टर में। इसी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर में आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं, एम्प्लॉई असेसमेंट और प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, स्टाफ काउंसलिंग कर सकते हैं, और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड पॉलिसी में आप कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। और ये सारा कुछ इजी हो जाता है अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में MS या पोस्ट ग्रेजुएट काम करें।
एलाइड बैंक में इट्स अ सक्सेस स्टोरी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो कुछ फैकल्टी और स्टूडेंट्स थे इस प्रोग्राम में, दे हेल्प्ड सेट अप whole psychology, set up their leadership training and assessments and profiling. तो बहुत बेहतर, बहुत अच्छा काम किया गया वहाँ पे, और इसमें GCU के स्टाफ और स्टूडेंट्स की बहुत इनपुट है. तो एलाइड बैंक इज़ अ सक्सेस स्टोरी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. फिर स्कूल साइकोलॉजी, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी की बहुत एप्लीकेशन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की बहुत एप्लीकेशन है, चाइल्ड साइकोलॉजी जिसे हम कहते हैं, या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की है, और काउंसलिंग सर्विसेज हैं. तो स्कूल साइकोलॉजी भी इज़ अ ग्रोइंग एरिया. अभी इन्फेंसी में है लेकिन शुरू हो गया, और इसमें भी बहुत काम हो रहा है आजकल. फिर एक बहुत अट्रैक्टिव एरिया है बहुत से लोगों के लिए, जो जिन्हें पक्की नौकरी है, इस किस्म की चीज़ें पसंद हैं, वो और या यूनिफॉर्म पसंद है. तो वो है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं, उनमें साइकोलॉजिस्ट का बहुत अहम रोल है. इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड या ISSB जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं. फिर आर्म्ड फोर्सेस में आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी की काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है. फिर मिलिट्री साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, वेरी स्पेशलाइज्ड एरियाज ऑफ साइकोलॉजी. एविएशन साइकोलॉजी है जो कि एयरफोर्स में काफ़ी अहम है. फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस में जो साइकोलॉजी है उसका बहुत अहम रोल है, और बहुत से साइकोलॉजिस्ट इस एरिया में जाते हैं. और जॉब्स कम अप रेगुलरली इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. तो साइकोलॉजिस्ट जो है उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारी तीनों मुसल्लह अफवाज में. फिर इसी तरह हेल्थ साइकोलॉजी का एक एरिया जो कि पाकिस्तान में, चूँकि रिसेंट ईयर्स में क्रॉनिक डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर बहुत बहुत कॉमन है. फिर इसी तरह वेट इश्यूज़ के लिए आपको सपोर्ट चाहिए होती है, और जनरल हेल्थ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, इसी वजह से कि बहुत सारी डिजीज़ हैं, अक्यूट भी हैं, एपिडेमिक्स हैं, पैंडेमिक्स हैं, और उसके अलावा क्रॉनिक डिजीज़ जो हैं बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल. तो हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो इसको एड्रेस करती है, और इनकी भी, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट की भी बहुत डिमांड है. फिर न्यू एरियाज ऑफ ग्रोथ हैं साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स के लिए. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब. मैं खुद एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, जैसे कि अब मैं आपसे यूट्यूब से ही मुखातिब हूँ. फिर फेसबुक पे बहुत से लोग जो हैं वो एक्टिव है, इंस्टाग्राम को इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्विटर है. और मेन फोकस जो है वो आपका हो सकता है, या आप सपोर्टिव रोल में कर सकते हैं, या फिर एक कंटेंट राइटर के तौर पे काम कर सकते हैं. लेकिन ये सारे एरियाज़ हैं जब साइकोलॉजी, एज साइकोलॉजिस्ट आप बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है. फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि जनाब, इंसान में बहुत सी मुख्तलिफ इंटेलिजेंसेस होती, यानी एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं ना करियर्स की, लेकिन अगर आप अपना जायज़ा लें तो कुछ लोग जो हैं वो बहुत अच्छे स्पीकर्स होंगे, कुछ लोग जो हैं बहुत साइंटिफिक माइंडेड होंगे, कुछ लोग जो हैं वो बड़े अच्छे आर्टिस्ट होंगे, विजुअल माइंडेड होंगे, कुछ लोग बॉडीली, स्पोर्ट्समैन लाइक या डांस वाइज बहुत टैलेंटेड होंगे, कुछ लोगों में म्यूज़िकल टैलेंट जो है वो खुदादाद एक होता है, कुछ लोगों में स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होती है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं. तो अगर आप मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के कॉन्सेप्ट से अपनी शख्सियत का जायज़ा लें, और उसके बाद ये सोचें कि जी मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे वाकई इस फील्ड में जाना चाहिए. अब्बा अम्मी का जो स्कोप है उन्हें थोड़ा एजुकेट करने की कोशिश करें कि जी ये घिसी पिटी जो है डॉक्टरी, इंजीनियरी, CSS और MBA, इनका कोई फ्यूचर नहीं है. स्कोप तो आप उसे कहते हैं, स्कोप है, लेकिन फ्यूचर कोई नहीं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कौन सी जॉब जो है वो आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ को मैच करती है. फिर उस एरिया में क्या आप मेहनत करना चाहते हैं, और
आप क्या मेहनत, ज़ाहिर पैशन तो है, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस को एड्रेस करना चाहते हैं, आप टीम वर्क में काम करना चाहते हैं या अकेले काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं या फेस टू फेस करना चाहते हैं, ये ज़्यादा अहम सवालात हैं। और ये हर इंसान चूँकि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ पैदा किया है, एटलीस्ट साइकोलॉजी अब जितनी भी मैंने पढ़ी है, मुझे ये समझ आई कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ यूनिक जेनेटिकली एज वेल एज एनवायरमेंटली। तो आप पहले थोड़ा सा अपना एनालिसिस करें और जब जो चीज़ आपको सूट करती है उसको अपनाएं। और फाइनली मैं ये कहूँगा कि जनाब, अगर आपको पढ़ने लिखने का शौक़ है और अगर आप मेहनत भी साथ करना चाहते हैं और कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट गो फॉर अ PhD इफ़ यू कैन, इफ़ यू वांट। और ये चीज़ है जो सारे जो मैंने आपको स्कोप वाले प्रोफेशन बताए थे उनको बीट कर देती। आप मुझे बताएं, हालांकि मैं सैलरी की बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन चूंकि हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि कौन सा प्रोफेशन है जो आपको स्टार्टिंग सैलरी 1.5 लाख रुपए दे। तो अगर आप बैचलर्स के बाद 2 साल MPhil, 3 से 5 साल PhD करते हैं, तो ये भी तकरीबन 10 साल है, जो कि एक अच्छा डॉक्टर बनते हुए भी आपको 10 साल लग जाते हैं। तो वहाँ पे आपको 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, जबकि एक PhD को आजकल कम अज़ कम 1.5 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो। और टीचिंग जो है वो MPhil के बाद आप कर सकते हैं, तो गोया PhD के रिश्ते में आप अपनी जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं। और उनकी PhDs की बहुत डिमांड है। उसकी वजह यह है कि PhD के बग़ैर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं सर्वाइव ही नहीं कर सकती। आप अगर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट का चाहिए तो उसका PhD होना ज़रूरी है। फिर अगर आपने टीचिंग करनी है तो कम से कम MPhil ज़रूरी है। और अगर आपने एक डिपार्टमेंट सेटअप करना है तो उसके लिए भी आपको कम से कम 3 PhD जो हैं वो फुल टाइम चाहिए होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिमांड है और चांसेस आर कि अगर आपको पढ़ाने का शौक़ है और अगर आप इसमें मेहनत करने को तैयार हैं PhD हासिल करने के लिए, तो दिस आई वुड से इज़ वेरी लुक्रेटिव। और मैं इनकरेज करता हूँ जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं और जो शौक़ से पढ़ते हैं, मैं कहता हूँ कि जनाब बेहतर है कि आप PhD करें और ये डॉक्टरी इंजीनियरिंग के चक्कर में ना पड़ें। तो थैंक यू वेरी मच, और इसके साथ ही खुदा हाफिज़।